तो सबसे पहला क्वेश्चन बात करें दोस्तों, तो साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो साबुन को जल में घोलते हैं तो जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी घट जाता है। जब साबुन को जल में घोलने पर जल का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है, जिसके कारण जल में झाग उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना। जो सूती कपड़े होते हैं उन पर पानी की बूंदों के फैलने की घटना न केवल केशिकत्व बल्कि पृष्ठ तनाव के कारण भी होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब साफ एक शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि आपको बताना है कि जो एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्यों। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पारे का संसंजक उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। आपको बताना है इनमें से किसका नियम है वो जो कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक सीधा प्रयोग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों एंड मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पास्कल का नियम। पास्कल नियम जो कि द्रव पर लगने वाले दाब की व्याख्या करता है, यह द्रव के प्रवाह से संबंधित नियम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में प्रचक्की क्रिकेट बॉल के दौरान की व्याख्या की जा सकती है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो वायु में प्रचक्री यानी जो स्पिन बॉल होता है तो क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या कैसे की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। बर्नौली के जो प्रमेय है वो द्रव के प्रवाह की व्याख्या करता है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। बर्नौली प्रमेय द्वारा वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड के नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जहां उसे छोड़ा जाएगा वही रहेगा। आपको बता दें कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो जहां उसे छोड़ा जाएगा वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है। आपको बताना है इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पारा पानी पर तैरता है। आपको बता दें पारा पानी पर नहीं तैरता है। पारे का घनत्व द्रव में सर्वाधिक होता है, जिससे उसके द्वारा हटाए गए जल का द्रव्यमान उसके स्वयं के द्रव्यमान से बहुत कम होता है। इससे उस पर नीचे की ओर लगने वाला बल उत्क्षेपण से बहुत अधिक होता है और पारा डूब जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जल का स्तर वहीं बना रहेगा। आपको बता दें जब पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहेगा, क्योंकि बर्फ़ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ़ के द्रव रूप के आयतन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। आपको इनमें से बताना है कि किस तापमान पर जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है।
ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण जल असामान्य व्यवहार करता है, जिससे इसकी ठोस अवस्था का घनत्व द्रव अवस्था से कम होता है और इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके जल पर पानी का तापमान क्या होगा? आपको बताना है कि जो ठंडियों में एक झील है, सतह जमने जा रहा है, तो इसके जल का जो पानी का तापमान क्या होगा? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। जब झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे ई बुक्स मैं लाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन रेडी किया है। गेस पेपर, सुपर गेस क्वेश्चन है सारे के सारे, विद कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक के साथ दोस्तों इसे बनाया गया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022। एकदम आपको 500 के 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है एग्जामिनेशन में। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किया है विद कंप्लीट सोल्यूशन, मतलब इसके डिटेल भी मिल जाएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और पिछले 10 वर्षों में जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इस ई बुक में लिया गया है। साइंस के अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन, ये भी आपका फुल डिटेल के साथ है। और जीके टॉपिक वाइज अगर आपको कवर करना चाहते हैं, जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं आपके जीके से, 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आपको पूरा ऑल इन वन मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये सभी ई बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से इसे ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा स्कोर कर पाए। सभी ई बुक का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, फटाफट जाके वहां से ले लीजिए। मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जब पानी जम जाता है तो मछलियाँ कैसे जीवित रहती हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी झील की तली का पानी जमता नहीं है। आपको बता दें, बर्फ़ जो कि उष्मा का कुचालक होता है, अतः नीचे के 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल की उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, जिससे नीचे वाला जल जमने से बच जाता है और मछलियाँ जीवित रहती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होगा? आपको बताना है कि जो पानी पर तैरती आभासी वस्तु का भार क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0 होगा। पानी पर जब तैरती वस्तु का आभासी भार 0 होता है, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। आपको बताना है कि जल पृष्ठ पर लोहे के जो टुकड़े होते हैं वो न तैरने का क्या कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। आपको बता दें कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अनुसार तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर रहना चाहिए। लोहे के टुकड़े का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह? आपको बताना है कि जब पानी जमा हो जाता है उसमें मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी लार्वा के सांस में बाधा डालता है। आपको बता दें, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर तेल जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जिससे जल की सतह पर बनी तनाव झिल्ली टूट जाती है। फलस्वरूप लार्वा सांस नहीं ले पाते हैं तथा पानी में डूबकर मर जाते हैं और मच्छरों की वृद्धि रुक जाती है। दोस्तों चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। आपको इनमें से बताना है कि जो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज थे वो किस देश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीस से। जो वैज्ञानिक महान थे आर्किमिडीज वो ग्रीस से संबंधित थे और जल के उत्क्षेपण का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने ही किया था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, एनटीपीसी सीपीटी 2 और एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके लिए दोस्तों अनअकैडमी लेके आ गई है एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 27 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी को एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और बैंक के लिए तीनों अलग अलग समय पे है। और इसमें अगर आप रैंक लाते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब 100 क्वेश्चन के जो होंगे पूरे के पूरे, जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे ही एकदम पेपर सेट किया गया है। अगर आप इसमें रैंकिंग 1 लाते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2 to 6 होगी तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। अगर आपकी रैंक 7 से 16 के बीच में होगी तो वायरलेस ईयरफोन। इस तरह 300 विनर्स जो होंगे उनको देखिए 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, और जो 400 विनर होंगे उनको अनअकैडमी से स्कॉलरशिप भी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने आप को चेक भी करने का, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको इनाम भी मिलेगा जो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। 100% दोस्तों ये आपको मिलने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और कोड डालिएगा OJ10। एक साथ देखिए OJ10 डालेंगे, आप उसे एनरोल कर लीजिए जिससे कि आप उस टेस्ट को देख पाएंगे। ये एग्जामिनेशन जो है 27 जो कि तारीख को 27 फरवरी को ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और OJ10 कोड डालिए और ज्वाइन कर लीजिए। उत्प्लावी बल निर्भर करता है। आपको बताना है कि जो उत्प्लावी बल होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विस्थापित तरल के भार पर। उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। किसी तरल पदार्थ में डूबी वस्तु अपने आयतन के बराबर तरल पदार्थ विस्थापित करती है और विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर ही उत्प्लावन बल लगता है। इस सिद्धांत की बात करें तो आर्किमिडीज ने ही यह सिद्धांत दोस्तों दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपको बताना है इनमें से कि किस वैज्ञानिक ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी प्लवन का नियम सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कम होगा। बुलबुले के ऊपर जल का भार सतत कम होने के कारण दाब का परिमाण निरंतर घटता जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में असत्य को चुनें। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई ये गलत को है। आपको बता दें कि वातावरणीय दबाव की इकाई बेल नहीं बल्कि वायुमंडलीय दाब है और उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है। वह तैरती हुई प्रतीत होती है। घटना किस कारण उदाहरण है? आपको बताना है यह जो घटना है वो इनमें से किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पृष्ठीय तनाव का। वैसलीन लेपित सुई को जब जल की सतह पर रखा जाता है तो जल की तनी हुई झिल्ली सुई के भार के कारण नीचे दब जाती है और पृष्ठ तनाव पीछे कार्य करने लगता है। यह पृष्ठ तनाव सुई के भार को संतुलित करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तेल दीप में बत्ती का तेल किस के कारण ऊपर उठता है? आपको बताना है कि जो बत्ती का तेल होता है वो किसके कारण ऊपर उठता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी केशिका क्रिया के द्वारा। तेल में दीप में बत्ती का तेल केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। जिस नली का छिद्र केश के समान बारीक होता है उसे केश नली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? आपको बताना है कि जो तेल में तैरती हुई कोई वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तेल का वॉल्यूम।
तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा तेल का वॉल्यूम विस्थापित करती है तथा तैरती हुई वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए तेल के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित वाष्प के द्रव्यमान तथा उसी ताप पर वायु के उसी आयतन के संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प के द्रव्यमान के अनुपात को वायु की आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाइड्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आपको बताना है इनमें से हाइग्रोमीटर जो होता है वो किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की। वायुमंडल में जो व्याप्त आर्द्रता होता है उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग यानी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक दी गई वायु के आयतन में जलवाष्प की मात्रा को जाना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि दी गई वायु में आयतन में जलवाष्प की मात्रा को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी निरपेक्ष आर्द्रता। वायु के 1 घन मीटर आयतन में जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।